पिछले भाग में आपने देखा कि प्रकाश जी अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उनका बेटा कार्तिक भी पढ़ाई में बहुत होशियार है। लेकिन बदकिस्मती से वह तीसरी अटेम्प्ट में भी एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाता। हालांकि उसके पिता उसके साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। जब वह पहले और दूसरी बार असफल रहा तो उसके पिता उसको हौसला देते रहे, कहने लगे, कोई बात नहीं, इस बार तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे, थोड़ी सी मेहनत बस और ज़्यादा करो। उन्होंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर उसको दिल्ली की बहुत बड़ी और अच्छी एकेडमी ज्वाइन कराई और उसके रहने का वहीं पर बंदोबस्त भी किया ताकि वह और अच्छी तरह मेहनत कर सके। लेकिन जब वह तीसरी बार भी असफल रहा तो पिता ने उससे बात करनी बंद कर दी, जिसके कारण कार्तिक भी बहुत मायूस हो गया था। वह अपने पिता से बात करना चाहता था लेकिन उसके पिता उससे बात नहीं करना चाहते थे। एक दिन कार्तिक ने सुबह अपने माता पिता को बात करते सुना। उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारे गहने बेचकर इसकी पढ़ाई पर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो समझता था कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, लेकिन ये इस काबिल था ही नहीं। इस तरह की कई बातें जब कार्तिक सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा गहरी उदासी में चला जाता है। वह तो पहले से ही छोटी छोटी बातों को मन से लगाने वाला था। यह बात उसे सहन नहीं होती और उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाती है। उसके सपने तो पहले ही टूट चुके थे। वह शाम के समय नहर के किनारे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वह अक्सर बैठा करता था और वह उसकी मनपसंद जगह भी थी। वहाँ बैठकर वह अपने पिता के नाम एक पत्र लिखता है। वह उसमें लिखता है कि मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने पिता से माफ़ी मांगता है। उसके बाद वह पत्र को अपनी शर्ट में रखता है और शर्ट उतारकर उसके ऊपर पत्थर रख देता है और शाम को सूरज ढलते ही वह नहर में छलांग लगा देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। शाम हो चुकी थी। माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। वह बार बार अपने पति से कह रही थी कि कार्तिक अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। प्रकाश ने बेरुखी के अंदाज में कहा, आ जाएगा वापस। अब उसके पास बचा ही क्या है कोई काम करने के लिए, बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर वापस आ जाएगा। लेकिन यह बात गहरी होती जा रही थी। माँ का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा था। जब रात के 11 बजे थे और अभी तक वह वापस नहीं आया तो अब प्रकाश भी अपने बेटे के लिए परेशान होने लगे। उसने अपनी पत्नी को तसल्ली दी और कहा, मैं जा रहा हूँ पता करने, उसके दोस्तों के पास जाऊँगा। उम्मीद है वह अपने दोस्तों के पास ही बैठा होगा। प्रकाश जी उसके एक एक दोस्त के घर गए लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। प्रकाश काफ़ी परेशान हो चुके थे। उनका वापस घर जाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि शोभा बार बार अपने बेटे के बारे में पूछेगी, लेकिन उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हीं सोचों में प्रकाश गुम था कि मास्टर अमित ने उन्हें देख लिया। मास्टर अमित उसके पास आए और परेशानी की वजह पूछी, जिस पर उन्हें बताया कि कार्तिक कहीं मिल नहीं रहा। रात के 12 बजने वाले हैं और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मास्टर साहब ने प्रकाश से पूछा कि तुमने अपने बेटे कार्तिक से कुछ कहा तो नहीं था, मतलब फेल होने पर कोई गुस्सा तो नहीं किया। जिस पर प्रकाश ने मास्टर साहब को सारी बात बताई और बोले, मेरी गलती थी कि मैं अपने बेटे से नाराज़ हो चुका था। हालांकि इन हालात में मुझे उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मास्टर अमित ने कहा, कमाल करते हो प्रकाश भाई, गलती पर गलती किए जा रहे हो। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी शायद। कार्तिक अभी बच्चा था, नासमझ था। उसे तो सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उसे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा आप ही उससे नाराज़ हो गए। औलाद पर जब बुरा वक्त आ जाए तो माता पिता और बड़ों का ही फ़र्ज़ है कि उनका साथ दें, ना कि उनसे बेरुखी कर बैठें। खैर, अब मैं आपको इस बात की सलाह दूंगा कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वहाँ पर कार्तिक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। हमारे पास और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन प्रकाश अभी भी यही कह रहे थे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह कहीं चला गया है और वापस आ जाएगा। बस मुझे उसकी माँ की चिंता हो रही है। वह अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान है। प्रकाश ने पुलिस स्टेशन जाने से भी इनकार कर दिया और यही कहा कि फ़िलहाल मुझे अपनी पत्नी को संभालना है। वह घर गया तो शोभा उसके इंतज़ार में थी। जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसा तो उसने बेचैनी से अपने पति से पूछा कि मेरा बेटा वापस आ गया? कहाँ है कार्तिक? वह आपके साथ नहीं है? प्रकाश अपनी पत्नी को झूठी तसल्लियाँ देने लगे कि परेशान मत हो, वह वापस आ जाएगा। बगैर बताए कहीं चला गया है। लेकिन परेशान क्यों हो रही हो? शोभा कह रही थी कि कैसे मैं परेशान ना हूँ।
ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वह अपने घर में नहीं आया और यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपसे कहती थी मैं बार-बार, आपको समझाती थी कि बेटे से इस तरह नाराज़ मत हो। आपकी खामोशी आपके मारने से ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह होगी। अगर आप उसे सज़ा दे देते तो वह उसे सह लेता, लेकिन आपकी खामोशी उसके लिए काफ़ी दर्दनाक और तकलीफ़ देने वाली साबित हुई। मैं आपको बार-बार समझा रही थी, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा-वैसा कुछ हो गया, तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं एक बार तुमसे कह चुका हूँ कि वह वापस आ जाएगा। कल तक सब्र कर लो, सुबह आ जाएगा। मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ। मगर कल सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, दोपहर के बाद शाम हो गई, लेकिन कार्तिक का कुछ पता न चला। और अब तो मास्टर अमित के कहने पर उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। कार्तिक का एक दोस्त भागता हुआ मास्टर जी के पास आया और कहने लगा कि नहर के किनारे एक पत्र मिला है। यह बिल्कुल कार्तिक ने ही लिखा है। मैं उसकी हैंडराइटिंग को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मास्टर जी वह खत पढ़ने लगे तो जल्दी से प्रकाश ने उनके हाथ से वह पत्र लिया और बेचैनी से पढ़ने लगे। उसमें यही लिखा था कि पिताजी, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी कामयाब ना हो सका। मेरी नीयत पर कभी शक मत कीजिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा और आपका ये सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई कि ये ना हो सका। लेकिन आपका यूँ चुप हो जाना, मुझसे ना बोलना, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देने वाला था। मैं ये तकलीफ़ सहन नहीं कर सकता था। बस मुझे माफ़ कर देना और मेरी माँ का ख़याल रखिएगा, क्योंकि आपका बेटा आपको छोड़कर जा रहा है। उसकी शर्ट भी नहर के किनारे पड़ी थी और प्रकाश उधर ही मिट्टी पर बैठता चला गया। यह एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक खंजर था जो प्रकाश को काट रहा था, उसे तकलीफ़ दे रहा था। उसी रात जिस रात कार्तिक ने नहर में छलांग लगाई थी, एक किसान अपनी ज़मीनों में पानी दे रहा था। उसे नहर से दूर कोई तैरती हुई चीज़ नज़र आई। उसने लाइट से देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह किसी की लाश थी। किसान ने आसपास के मज़दूरों को आवाज़ लगाई। उस किसान ने मज़दूरों के साथ मिलकर किसी तरह से पानी पर तैरते उस शरीर को नहर से बाहर निकाला। फिर दिल की धड़कन चेक की तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। यह शरीर कार्तिक का ही था। किसान, जिसका नाम रामदीन था, उसने कार्तिक के पेट से पानी निकाला, फिर जल्दी से कार्तिक को करीब के एक अस्पताल में ले गया। कार्तिक का फ़ौरन ही इलाज शुरू हो गया। उसकी हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन रामदीन अभी उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कार्तिक उसके लिए एक अजनबी था। उसने कार्तिक को पहले कभी नहीं देखा था। कार्तिक को जैसे ही होश आया तो रामदीन उसके पास आया। उसने कार्तिक से कहा कि तुम्हारी जान बच गई है बेटा। मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो और ये घटना कैसे हुई? कार्तिक ने उदास अंदाज में कहा, जो मैं चाहता था वैसा ना हो सका। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया था, लेकिन शायद मौत भी मुझसे रूठ चुकी है। रामदीन ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कार्तिक से सिर्फ इतना कहा, क्यों अपने माता पिता को जीते जी मारना चाहते थे? मुझे अपने घर का पता बताओ, किस इलाके के रहने वाले हो? कार्तिक ने हाथ जोड़कर रामदीन से कहा कि अंकल, मुझ पर एक एहसान कीजिए। फिलहाल मेरे माता पिता को मेरी ज़िंदगी की खबर ना देना। मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। ना मैं आपको अपना नाम बता सकता, ना ही अपने इलाके का, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं लगभग कई किलोमीटर नहर में तैरता रहा, लेकिन मेरी सांसें चलती रहीं। रामदीन ने कार्तिक से कहा कि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम हराम मौत मरो और अपने माता पिता के लिए ना ख़त्म होने वाला दुख छोड़कर जाओ। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर रामदीन कार्तिक को अपने घर ले आया था। वहाँ उसकी पत्नी के सिवाय कोई नहीं था। उसके घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था। रामदीन की पत्नी कमला ने कार्तिक की बहुत सेवा की और कार्तिक फिर से सेहतमंद हो गया। रामदीन और उसकी पत्नी को अपने लिए चिंतित देखकर कार्तिक ने रामदीन को अपनी सारी कहानी बताई, अपने इलाके का नाम भी बताया, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि फ़िलहाल मेरे माता पिता को, मेरे घर वालों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। कार्तिक की ज़िद पर रामदीन ने कार्तिक के घर वालों को उसके बारे में कोई खबर न दी, लेकिन साथ ये भी कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। बेहतर तो यही है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। आखिर मर्ज़ी तुम्हारी ही है। कार्तिक लगभग 1 साल तक रामदीन के साथ ही रहा। रामदीन के अपनी कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे।
रामदीन बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन हालात की मार के आगे उसे खेती बाड़ी करनी पड़ी थी। दूसरी तरफ कार्तिक के पिता प्रकाश ने यही समझा कि मैं बड़ा बदनसीब पिता हूँ, जिसका बेटा उसे इस तरह दूर हो गया कि मुझे मेरे बेटे की लाश भी न मिल सकी। रेस्क्यू वाले 2 दिन तक उसके बेटे की बॉडी तलाश करते रहे थे, लेकिन उसको तो नहर से निकाल लिया गया था। इसीलिए वे अपनी कोशिश में नाकाम हुए। कार्तिक की माँ अपने बेटे के गम में आधी पागल सी हो चुकी थी। वह किसी से कोई बात नहीं करती थी। उसकी याददाश्त भी लगभग खत्म हो चुकी थी, जबकि प्रकाश जी अभी बेटे के गम में बूढ़े हो चुके थे। इन हालात में उनकी बेटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह अपने माता पिता दोनों को संभाल रही थी। दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाती और उनका ख्याल रखती, लेकिन साथ साथ अपने पिता से यही कहती थी कि मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई जिंदा है। बेटी की यह बात सुनकर प्रकाश सिर्फ एक ठंडी आह भरते। वे यह समझते थे कि यह एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार है, वरना इस बात की तो अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि कार्तिक का कुछ पता चले। रामदीन ने एक बार कार्तिक से कहा कि बेटा कार्तिक, मुझे पता चला है कि 2 महीने बाद फिर से डॉक्टरी के इम्तहान होने जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी किस्मत आजमा सकते हो। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि एक बार अपनी किस्मत आजमाने में क्या जाता है। 3 साल तुमने इतनी पढ़ाई की है, इस बार पढ़ाई ना करो, बस थोड़ी बहुत तैयारी कर लो। अगर तुम्हारे नसीब में डॉक्टर बनना है तो इस बार तुम ज़रूर कामयाब होगे, देख लेना। और अगर नहीं भी हुए तो फिर उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी, आगे तुम जो चाहे वह करना। लेकिन कार्तिक तो दिमागी तौर पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि वह शायद कभी भी ये एंट्री एग्ज़ाम पास कर ही नहीं पाएगा। ये एंट्री एग्ज़ाम ही में है जिसने उसके पिता का प्यार उससे छीन लिया। लेकिन रामदीन ने उसे बहुत समझाया, उसका हौसला बढ़ाया और फिर रामदीन की ज़िद पर कार्तिक ने दोबारा से तैयारी शुरू की। लेकिन अब परेशानी ये थी कि कार्तिक के सारे डॉक्यूमेंट्स तो उसके घर पर ही थे। रामदीन से कार्तिक ने कहा कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे घर पर ही हैं, आपको किसी तरह से वह सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। पर ये आप कैसे कर पाओगे? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आप डॉक्यूमेंट्स लेने जाओगे तब ये बात खुल जाएगी कि मैं ज़िंदा हूँ। इस पर रामदीन ने कहा कि बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वह तुम्हारे माता पिता हैं। तुम अगर अभी उनसे नहीं मिलना चाहते तो ना मिलो, लेकिन कम से कम अपने माता पिता को इस दुख से तो रिहा करो। तुम्हारे पिता खुद को तुम्हारा गुनहगार समझते होंगे, और पिता का नहीं तो कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करो। उन्हें पता चलेगा कि तुम जिंदा हो तो वह भी जी उठेंगे। इस बात पर भी कार्तिक ने तो रामदीन से साफ शब्दों में अपने माता पिता को अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। रामदीन ने कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए तो एक ही तरीका है। और उसने अपनी योजना कार्तिक को बताई। फिर रामदीन कार्तिक के गांव चला गया। प्रकाश जी के घर पर दस्तक दी तो उसकी बेटी बाहर आई। रामदीन ने यही कहा कि तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। रामदीन एक पुलिस वाले के बेस में प्रकाश के घर पहुंचा था। उसकी बहन तो यही सोच रही थी कि शायद उसके भाई की कोई खबर मिली है। उसने जल्दी से अपने पिता को बताया कि बाहर कोई पुलिस वाला आया है जो आपसे मिलना चाहता है। प्रकाश की उम्मीद की एक किरण के साथ उठे और रामदीन से मिले। रामदीन प्रकाश जी से यही कह रहा था कि मुझे कार्तिक के सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रकाश जी कुछ समझ नहीं पाए, कहने लगे, वह किस लिए? पुलिस बने रामदीन ने कहा कि यह तो बड़े अफसर ही आपको बता पाएंगे। वह कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं जिसके लिए कार्तिक के सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। प्रकाश जी ने चुपचाप वह सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें कार्तिक की सभी मार्कशीट और बाकी ज़रूरी कागज़ पुलिस बने रामदीन के हाथों में सौंप दिए और जल्दी ही कार्तिक के बारे में कुछ खबर देने को कहा। प्रकाश की यह हालत देखकर रामदीन का मन बहुत दुखी हुआ। उसने प्रकाश को ये ज़रूर कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत न हारिएगा। एक दिन आपका बेटा आपसे मिलने ज़रूर आएगा। उसके बाद रामदीन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कार्तिक के पास पहुंचा। इस बार कार्तिक के मन पर कोई बोझ नहीं था कि वह कामयाब होगा या नहीं। वह तो सिर्फ जैसे एक खेल खेल रहा था कि जीत या हार कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अपने तो उससे दूर हो ही चुके हैं, लेकिन इस बार भी रिजल्ट उसकी सोच से उलट आया था। वह कामयाब हो चुका था। रामदीन ने उसको एक पिता की तरह अपना फ़र्ज़ निभाया था। जितना पैसा उसकी पढ़ाई पर खर्च होना था, रामदीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च करता चला गया था। कार्तिक भी रामदीन और कमला को बिल्कुल अपने माता पिता की तरह समझता था। कार्तिक एक बहुत समझदार लड़का था। वह भी समझ चुका था
कि रामदीन और उसकी पत्नी कहीं न कहीं उसके अंदर अपने बेटे को देखते हैं। उसने खुद से ये वादा किया था कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, रामदीन की वजह से हूँ। मैं कभी भी ज़िंदगी में इनका साथ नहीं छोड़ूँगा। हमेशा इन्हीं के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजार लूँगा और उनके लिए एक अच्छा बेटा भी बनूँगा और एक बेटे के सारे फ़र्ज़ अदा करूँगा। रामदीन ने कार्तिक को लखनऊ के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। इधर प्रकाश जी बेटे के इंतज़ार में बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, लेकिन बेटी का भी साथ था, उसकी शादी भी करनी थी। मास्टर अमित ने प्रकाश को कहा कि आपको खुद को सँभालना होगा। बेटे को तो आप खो चुके हैं, आपको इस बात पर सब्र कर लेना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। मास्टर जी प्रकाश जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उन्हें हर महीने प्रकाश जी के घर में राशन भी डलवाया था। एक अच्छे पड़ोसी और एक अच्छे दोस्त होने का भरपूर फ़र्ज़ निभाया था। मास्टर अमित का बेटा भी अभी तक डॉक्टर नहीं बन सका था। उसकी प्रैक्टिस जारी थी। इसी दौरान मास्टर अमित ने प्रकाश जी से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। जब प्रकाश जी ने यह सुना तो वह सिसक कर रो पड़े थे, जिस पर मास्टर जी ने उनको अपने सीने से लगाकर उन्हें बहुत सांत्वना दी थी। कहा कि मैं आपका भाई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। प्रकाश जी की पत्नी तो बिल्कुल जिंदा लाश बन चुकी थी। उन्हें अपने बेटे के सिवाय कुछ भी याद नहीं था। हर समय कार्तिक को पुकारती रहती थी। मास्टर जी के कहने पर शादी 1 साल बाद होनी तय की गई थी। प्रकाश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने खुद को संभाला और फिर से काम पर जाने लगे। बेटी की शादी की खातिर उन्हें खड़ा होना पड़ा था, लेकिन एक रात प्रकाश जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था और घर वालों को अभी उनसे मिलने नहीं दिया गया था। 2 दिन बाद उनकी हालत बेहतर हुई तो उनकी बेटी उनसे मिलने गई। प्रकाश की अभी तक बेहोशी की हालत में थे। तभी बाहर से एक डॉक्टर अंदर आया, जिसे देखकर प्रकाश जी की बेटी देखती ही रह गई। वह और कोई नहीं, उस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर कार्तिक था। अपने भाई को डॉक्टर बने देखकर खुशी के मारे कुछ बोल भी न पा रही थी। कार्तिक ने ध्यान नहीं दिया था और वह जैसे ही मरीज के पास पहुंचा, वह देखकर हक्का-बक्का रह गया कि सामने उसके पिता प्रकाश बेहोशी की हालत में लेटे हुए हैं। उसके मुंह से एकदम से निकला, पिताजी। तो पीछे से उसे सिसकने की आवाज़ आई। ये उसकी बहन थी। कार्तिक की बहन दौड़कर अपने भाई के गले लग गई और दोनों भाई मिलकर खूब रोने लगे। इस समय प्रकाश को भी होश आ गया था। आंखें खुलते ही सामने अपने बेटे को देखकर वे बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे वे होश में आए ही नहीं और कोई सपना देख रहे हैं। आज अपने बेटे को डॉक्टर बने देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी बीमारी भूल चुके थे। कार्तिक अपने पिता के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोनों पिता और बेटे एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे और प्रकाश की बेटी दोनों को मना कर रही थी कि माफ़ी ना मांगो, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हमारा भाई हमें वापस मिल गया। अब कार्तिक जल्दी से जल्दी अपनी माँ से मिलना चाहता था। घर जाकर अपनी माँ के पैरों में बैठ गया। अपने बेटे को सामने देखकर शोभा के होश वापस आ गए थे। बेटा माँ की गोद में सर रखे सिसक कर रो रहा था। कार्तिक को फिर से अपना अपना परिवार वापस मिल चुका था और परिवार को अपना खोया बेटा मिल गया था। और यह सारा कुछ रामदीन की वजह से ही संभव हुआ था। ठीक होकर घर आ जाने के बाद प्रकाश जी ने रामदीन के आगे हाथ जोड़ लिए थे कि उन्होंने कार्तिक की जान बचाई और उसको अपने पास संभाल कर रखा था। लेकिन कार्तिक अब डॉक्टर बन चुका था और उसकी ड्यूटी वैसे भी हॉस्पिटल में ही थी। लेकिन वह रामदीन के किए गए एहसान भूला नहीं था। इस चीज़ का हल कार्तिक ने ये निकाला था कि उसने अपने हॉस्पिटल के ही पास एक आलीशान घर खरीदा और उसमें अपने माता-पिता और रामदीन और उसकी पत्नी को भी अपने साथ उस घर में रखा। कुछ समय बाद अपनी बहन की धूमधाम से शादी की। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सभी माता-पिता और बड़ों पर ये फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चों का हर परेशानी में साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ें और ख़ासकर जब जब वह दिमागी तौर पर थक जाएं, तो उनकी तकलीफ़ को समझें और उनका भरपूर हौसला बढ़ाएं, ना कि उनसे नाराज़ हों। उनको प्यार से उनकी गलतियों का एहसास कराएं और बच्चे भी अपने बड़ों की भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें, ना कि ये कि खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझें। माँ-बाप का बर्ताव कितना भी कड़वा हो, लेकिन उनके मन हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता में लगे रहते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर ऐसा हो जाए, तो ये ज़िंदगी हम सभी के लिए आसान और खुशियों से भरी होगी।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।